हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि इंसान बंदरों से ही विकसित हुए हैं। अगर सच में ऐसा है तो हमारे दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि फिर सारे बंदर इंसान क्यों नहीं बन पाए। ऐसी क्या वजह रही कि सारे बंदरों में से कुछ तो इंसान बन गए लेकिन कुछ नहीं बन सके। हमें अक्सर स्कूल में यही पढ़ाया जाता है कि हमारे पूर्वज बंदर या चिंपैंजी थे, लेकिन आज भी धरती, ब्रह्मांड और मनुष्य के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज भी रहस्य बने हुए हैं। इनमें से साइंस की मदद से हमने बहुत सारे रहस्यों को सुलझा लिया है, लेकिन आज भी मनुष्य के सामने कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनमें मनुष्य उलझा हुआ है। अगर हमारे पूर्वज बंदर या चिंपैंजी थे तो क्या ये कभी चिंपैंजी या बंदर इंसान बन पाएंगे, या फिर धरती पर बंदर और चिंपैंजी की तरह ऐसे ही रहेंगे? तो चलिए इस रहस्य की सच्चाई को जान लेते हैं। पृथ्वी पर आज से लाखों करोड़ों साल से इंसान अपना वजूद बनाए हुए हैं। इस धरती पर लाखों सालों से कई मानव सभ्यता आई और चली गई। ब्रह्मांड, चंद्रमा और भी अलग प्लेनेटों पर इंसान के पैर पहुंच चुके हैं। मानव जाति इस धरती की सबसे अधिक बुद्धिमान प्रजाति है, लेकिन फिर भी आज हमारे पास कई रहस्यमय सवालों का जवाब नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे पूर्वज कौन है और क्यों आज के बंदर इंसान नहीं है। तो इसके लिए चलते हैं एक साइंटिस्ट के पास जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अगर हमसे कोई पूछे कि हमारे पूर्वज कौन थे तो हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के हिसाब से सीधा बता देते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। चार्ल्स डार्विन से पहले मानव इतिहासकारों ने बहुत कुछ कहा। उन्होंने मानव इतिहास के ओरिजिन के बारे में अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए, लेकिन जब 1858 में चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन लोगों के सामने रखी तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया, क्योंकि इस थ्योरी ने पहले की सभी धारणाओं को गलत प्रूफ कर दिया। उस थ्योरी से पहले यह माना जाता था कि मानव हमेशा से ही पृथ्वी पर मानव रहा है और हम मानव गॉड की ही संतान हुआ करते थे। लेकिन डार्विन की थ्योरी के बाद साइंस की दिशा ही बदल गई है। साल 1858 में चार्ल्स डार्विन की एक बुक रिलीज हुई थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ स्पीसीज। डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऐसे ही किसी थॉट एक्सपेरिमेंट से नहीं दिया, बल्कि ये उन्होंने अपनी जीवन की कई समुद्री यात्रा और गहन स्टडी करने के बाद ही दिया है। डार्विन की इस थ्योरी के अनुसार धरती पर कई तरह के जीव हुआ करते थे, लेकिन जो पहले लगभग एक जैसे ही हुआ करते थे, लेकिन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेटिकल कंडीशंस की वजह से उनमें धीरे धीरे अलग अलग तरह के चेंज आने लगे। और यही बात हम मनुष्यों पर भी लागू होती है, क्योंकि प्रकृति का चेंज क्लाइमेट के चेंज के साथ होता रहता है और नेचर खुद को भी विकसित करती रहती है। चार्ल्स डार्विन के अनुसार हम सभी के पूर्वज एक ही हैं। चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए एक फिंच बर्ड का एग्जाम्पल लिया। उन्होंने बताया कि एक फिंच बर्ड की प्रजाति होती है जो समय बदलने के साथ साथ ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अनुसार ये फिंच बर्ड अलग अलग स्थानों पर बट जाती हैं। ये फिंच बर्ड ऐसे स्थानों पर जाती हैं जहां का रहन सहन, खाना पीना बहुत मुश्किल का होता है, और इस सब कंडीशन से लड़ने के लिए धीरे धीरे उनका शरीर भी उनके साथ ढलने लगा। और वहीं दूसरे स्थानों पर गई हुई फिंच बर्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से खुद को विकसित करने लगे, और इस तरह फिंच बर्ड की कई प्रजातियां बन गई। और ये चेंजेस लाखों करोड़ों साल बाद दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इन फिंच बर्ड का ओरिजिन एक ही है, लेकिन वहीं हम ये नहीं कह सकते कि एक फिंच बर्ड का विकास दूसरे ही फिंच बर्ड से हुआ है। और यही सेम बात हम इंसानों पर लागू होती है। बंदर और चिंपैंजी हमारे कजिन हो सकते हैं, लेकिन बंदर और चिंपैंजी से मनुष्य का विकास हुआ है, ये बात गलत है। बंदर, चिंपैंजी और मनुष्य का ओरिजिन सेम ही होता है। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पर वैज्ञानिक टाइम टू टाइम अपने मत देते रहते हैं। कुछ वैज्ञानिक डार्विन की इस थ्योरी को सही मानते हैं, लेकिन बंदर हमारे पूर्वज हैं इस बात को सही नहीं मानते। तो अब हम जानते हैं कि हम मनुष्यों के विकास का क्रम कहां से स्टार्ट हुआ। ये बात तो हम सब जानते हैं कि इस धरती पर सबसे पहले सिंगल सेल जीव आए थे, और फिर सेल डिवीजन के बाद वो मल्टी सेल डिवीजन में कन्वर्ट हुए, जिससे पेड़ पौधे, जमीन पर रहने वाले जीव, पशु पक्षी आदि बने। मनुष्य के विकास के क्रम में सबसे पहले होमिनोइडिया हुए। ये वो जीव थे जो बस पेड़ों पर ही रहा करते थे। इनका भोजन भी पेड़ों पर हुआ करता था। ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आसानी से चले जाते थे, लेकिन जैसा मैंने शुरू में बताया कि हर जीव का विकास कंडीशंस या परिस्थिति के स्थान की वजह से होता है। समय के साथ साथ होमिनोइडिया अलग अलग एनवायरनमेंट और ज्योग्राफिकल कंडीशंस में रहने लगे, जिससे विकास के चलते होमिनोइडिया और हाइलोबैटिडिया नाम की दो प्रजाति बन गई। होमिनोइडिया वो प्रजाति थी जिसने पेड़ों से उतरकर जमीन पर रहना सीख लिया, और वहीं दूसरी ओर हाइलोबैटिडिया वो प्रजाति हुई जो अभी भी पेड़ों पर रहती थी। होमिनोइडिया के शरीर में चेंजेस होने लगे। ये प्रजाति अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी परिस्थितियों से संघर्ष करके जीने लगी। अब इससे विकास के क्रम में एक नया दौर आया और दो नई प्रजाति बन गई, होमिनिनिया एंड पोंगेनिया। पोंगेनिया प्रजाति से पोंगो बने, जो आज भी कई जगहों पर पाए जाते हैं। उधर होमिनिनिया से भी दो प्रजाति बनी, होमिनेनी एंड गोरिल्ला। गोरिल्ला आज भी बहुत सी जगहों पर पाए जाते हैं।
इसके बाद दूसरी ओर होमिनिनी से होमोसेपियन एंड पैन प्रजातियां बनी। होमोसेपियन हम इंसानों की प्रजाति को कहा जाता है और पैन प्रजाति से बनोबो एंड चिंपैंजी बने। एक बार इस पिक्चर को देखिए, इससे आप समझ सकते हैं कि बंदर से हम इंसानों का विकास नहीं हुआ है, बल्कि बंदर और हमारा विकास एक ही ओरिजिन से हुआ है। आपको एक बात और बता दूं, जब चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी, तब न तो डीएनए की खोज हुई थी और ना ही जीन्स की, और ना कोई जेनेटिक्स की बात हुई थी। लेकिन डार्विन ने अपनी इस थ्योरी में ऐसा लिखा था कि जैसे वो पहले से ही डीएनए और जेनेटिक्स के बारे में जानते हो, क्योंकि जैसे जैसे डीएनए और जेनेटिक्स का ज्ञान होने लगा, वैसे वैसे डार्विन की थ्योरी सही होने लगी। उनका साथ देने वाले एक सहायक साइंटिस्ट वॉसिल ने एक आर्टिकल लिखा था। उसमें लिखा था कि जब एक प्रजाति अपने वजूद को बचाने के लिए संघर्ष करती है, तो वह दूसरी प्रजाति में बदल जाती है। और ये बात सच भी है, क्योंकि इस बात का प्रमाण हम मानव खुद हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये परिवर्तन समय के साथ साथ पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहे। जहाँ तक बंदरों से इंसान बनने की बात है, तो अब हम ये समझ सकते हैं कि पहले बंदर आज के बंदरों जैसे नहीं रहे होंगे। उनमें पीढ़ी दर पीढ़ी काफी चेंज हुआ होगा। जब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की थ्योरी आई, तब डीएनए की खोज नहीं हुई थी, लेकिन जब डीएनए की खोज हुई तो दोनों का डीएनए लगभग 98% तक मिलता जुलता है। इस बात से भी चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को मजबूती मिलती है। और समय समय पर वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोजों में प्राचीन हड्डियों के कुछ ऐसे अवशेष भी मिलते रहे हैं, जिनकी बनावट हम इंसानों और जानवरों से मिलती जुलती है। मतलब ये जीव भी हम इंसानों और जानवरों के बीच की कड़ी का हिस्सा रहे होंगे। इन जीवाश्म से चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को बढ़ावा मिलता है। लेकिन जैसे जैसे डीएनए और जेनेटिक्स में हमारी पकड़ बनती गई, तो वैसे वैसे चार्ल्स डार्विन का थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पूरी तरह से गलत तो नहीं हो सकता, लेकिन पूरी तरह से सही भी नहीं हो सकता। क्योंकि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की बुक में चार्ल्स डार्विन ने खुद ही कहा था कि विश्व में सभी प्रजाति का ओरिजिन एक ही है। उनका विकास एक ही तरह के सेल से हुआ है। जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जो कहते हैं कि छोटे छोटे जीवों से लेकर हम इंसानों तक हम लोगों के पूर्वज एक ही है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम इंसानों का विकास बंदरों से हुआ है? जब हमने डीएनए को ठीक से समझा, तो हमने पाया कि हमारा आकार, रंग, रूप सब कुछ डीएनए की वजह से ही होता है। अगर हम डीएनए को सभी जीवों का मेन स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम कहें, तो गलत नहीं होगा। हमारा डीएनए सिस्टम लगातार बदलाव करने की कोशिश में रहता है, और ये बदलाव जरूरत और माहौल के हिसाब से होते रहते हैं। जब होमिनिनी प्रजाति जीवन के लिए संघर्ष कर रही होगी, तभी उनके डीएनए में जरूरत और परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव हुए होंगे, जिनकी वजह से होमोसैपियन और बंदरों की प्रजाति बन गई। दोस्तों, हम इन बदलावों को चंद मिनटों में आपको बता देते हैं, लेकिन इन बदलावों को एक्चुअल में होने में लाखों करोड़ों साल का वक्त लग जाता है। हालांकि इंसानों की एज भी काफी कम ही होती है, तो हम इंसानों में विकास के क्रमिक दर को महसूस नहीं कर पाते। इन लाखों करोड़ों सालों में अनेकों वंश बने होंगे, मिटे होंगे, जब जाकर हम इंसानों की प्रजाति बनी। वैसे तो बंदर और चिंपैंजी में वैसे बदलाव नहीं आए जैसे हम इंसानों में आए हैं। हालांकि बंदरों में भी परिवर्तन आए, लेकिन ये परिवर्तन अपने माहौल और रहन सहन के हिसाब से उसी दिशा में आगे बढ़ते रहे, और इसी वजह से एक ही ओरिजिन से जन्मे बंदर, इंसान और चिंपैंजी में इतनी विभिन्नता आई। क्योंकि हम ये बात जानते हैं, इंसानों और बंदरों का डीएनए लगभग 98% तक मिलता जुलता है। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आज के बंदर या चिंपैंजी क्या कभी इंसान बन पाएंगे? तो चलिए इस सवाल का भी उत्तर जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बदलाव लाखों करोड़ों सालों से धीमी धीमी गति से होने वाली एक प्रक्रिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज के समय में परिवर्तन रुक सा गया है। परिवर्तन आज भी अपनी गति से हो रहा है, लेकिन हाँ, पहले के कंपैरिजन में ये बदलाव थोड़ा स्लो जरूर हो गया। इसकी मेन वजह नेचुरल या हम इंसानों का पूर्ण विकसित हो जाना हो जाती है। चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी में नेचुरल सिलेक्शन के बारे में भी समझाया। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि प्रकृति हमें जिंदा रहने के लिए हर वो चीज देती है जो हमें जिंदा रखने के लिए जरूरी है, और यही प्रकृति का नियम है। और जब हम किसी विषम परिस्थिति में जिंदा रहने के लिए संघर्ष करते हैं, तो फिर हमारे आने वाली पीढ़ी में हर वो शक्ति आ जाती है जो उस संघर्ष को जीतने के लिए जरूरी होती है। तो इसीलिए पेड़ों पर उछल कूद करने वाले बंदर हमारी तरह इंसान नहीं बने, क्योंकि उनके विकास का क्रम हमारी परिस्थितियों के हिसाब से नहीं हुआ। ये जीव हमारी प्रजाति से अलग परिस्थितियों से गुजरे होंगे, इसीलिए उनका विकास भी अलग हुआ है। लेकिन हम आज की परिस्थितियों की बात करें, तो आज के समय में बदलाव बड़ा धीमा सा हो गया है, क्योंकि आज की परिस्थितियां पहले से बिल्कुल अलग हो चुकी है। पहले हर एक जीव को नेचर पर आजादी से घूमने का अधिकार हुआ करता था। पृथ्वी का प्रत्येक जीव पृथ्वी के किसी भी पार्ट में रहने के लिए स्वतंत्र था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज मानव को छोड़कर हर जीव की स्वतंत्रता का अधिकार छिन चुका है। उदाहरण के तौर पर किसी शेर या चीते को अलग अलग तरह के नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखा जाता है, और उनको एक लिमिटेड एरिया में रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अगर वो दूसरे किसी इलाके में जाने की भी सोचते हैं, तो उनका शिकार कर दिया जाता है। हम इंसान तो स्वतंत्र हैं, लेकिन हमने अन्य जीवों की स्वतंत्रता छीन ली है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब तक कोई जीव नए माहौल में नहीं जाएगा, तब तक वो नए गुणों को नहीं सीख पाएगा, और तब तक उसमें बदलाव नहीं आएंगे। शायद इसी वजह से बंदर और चिंपैंजी में बदलाव नहीं देखे जा सकते, या फिर सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं कि उनका इंसान बनना मुश्किल है, क्योंकि वह नए वातावरण और नई परिस्थितियों में खुद को ढाल नहीं पा रहे, जिससे कि उनके अंदर बदलाव देखने को मिले। अगर हम इंसानों की बात करें, तो हम भी विकास में काफी धीमा हो चुके हैं।
और हमारे ऊपर से एनवायरमेंटल दबाव भी कम सा ही हो गया। सर्दी के टाइम पर हम वुलन क्लॉथ यूज करते हैं और समर के टाइम पे हम कूलर, एसी, पंखा आदि यूज करते हैं। लेकिन इन नई नई टेक्नोलॉजी पर लगातार काम करते रहना इंसानों को एक नई दिशा दे रहा है। ये इंसानों को मानसिक विकास की तरफ ले जा रहा है और दिमाग की ओर से और ज्यादा बुद्धिमान ही प्रकृति के चयन का मुख्य लक्ष्य बन चुका है। इस विकास के क्रम में अब हम साफ साफ कह सकते हैं कि मनुष्य का विकास अब माइंड के विकास ही तेजी से होगा, जिससे फ्यूचर में मनुष्य की आने वाली जनरेशन आज की जनरेशन से ज्यादा इंटेलिजेंट होगी। जहां आने वाले भविष्य में जानवरों की आजादी छीनने के कारण जानवर बस एक निश्चित इलाके में सिमट कर रह गए हैं और एक निश्चित इलाके में सिमटने के कारण उनमें बदलाव भी बड़े सीमित हो गए। और वहीं बात करें इंसान की, तो इंसान अब केवल दिमाग रूप से ही आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग का इस्तेमाल फिजिकल वर्क से कई गुना हो चुका है। इसीलिए पुराने टाइम के इंसान फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, लेकिन वहीं आज के इंसान मेंटली स्ट्रॉन्ग है और माइंड के विकास में बहुत आगे। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आगे मिलेंगे ऐसे ही किसी इंफॉर्मेशनल वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।